गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका मैं अपने YouTube चैनल फाइनेंस विद अजय में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम अपने इस YouTube चैनल में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हीकल लोन्स के साथ आज आपको प्रस्तुत हुए हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको व्हीकल लोन की हर बारीकी के बारे में बताऊंगा और आप इस वीडियो को अ, पसंद भी करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अपने बैंकिंग नॉलेज का लाभ ले सकेंगे। तो साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप ऑफ व्हीकल लोन्स, मतलब हमारे व्हीकल लोन जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो इसमें साथियों जो अपना पहला है वो है टू व्हीलर लोन, टू व्हीलर व्हीकल लोन्स। इसके अलावा अपना आता है फोर व्हीलर व्हीकल लोन्स। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है अपनी कॉमर्शियल व्हीकल लोन्स। तो मोटे तौर पर ये जो है तीन क्राइटेरिया में डिवाइड होता है। आजकल जो है फोर व्हीलर में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी इसके अंदर कवर होते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो लेकिन ब्रॉडली हम देखेंगे तो हमारे व्हीकल लोन्स को आप इन तीन कैटेगरी के अंदर पाएंगे। कॉमर्शियल व्हीकल में आपको बताना चाहूंगा जितने भी कॉमर्शियल यूज के जो व्हीलर्स जो भी व्हीकल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, फाइव व्हीलर, सिक्स व्हीलर्स, सेवन, एट। ये आगे जो हमारे कॉमर्शियल पर्पज से जो यूज होते हैं वो सारे कैटेगरी जो है कॉमर्शियल व्हीकल लोन्स के अंदर ही आती है। तो साथियों, ये आपने एक ब्रॉडली समझा कि हमारे जो व्हीकल लोन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब आपको इसके अलावा एक मैं बेहद इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी व्हीकल लोन की जो इंडस्ट्री है, मतलब जो इसमें फाइनेंसिंग हो रही है वो कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी है। तो आपको आज ये एक ब्रॉडली आइडिया लगेगा कि हमारी जो व्हीकल लोन की इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी व्हीकल्स परचेज किए जाते हैं उनमें से 79.1% व्हीकल जो है वो लोन के थ्रू परचेज किए जाते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोन इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़ी है। एक मैं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डाटा की बात करूं तो हमारी जितनी भी बैंक्स हैं उनका जो व्हीकल लोन का अमाउंट है या जो व्हीकल लोन का जो साइज है वो हमारी बैंक का लगभग लगभग जो है 5 लाख करोड़ के आसपास टच कर चुका है। और साथियों, इससे भी ज्यादा, कई ज्यादा, 8 लाख करोड़ आप उम्मीद नहीं करेंगे, 8 लाख करोड़ हमारी एनबीएफसी ने इस व्हीकल लोन के माध्यम से फाइनेंस किया है। तो यदि मैं इन दोनों को क्लब करूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा व्हीकल लोन का इंडस्ट्री जो है वो कितना बड़ा है और इस लोन की जो है कितनी इम्पोर्टेंस है। तो साथियों, इसीलिए हमने जो है अपने साथियों के लिए ये एक वीडियो लेकर के आए ताकि वो जान सके कि यदि हमें बैंक या किसी एनबीएफसी से लोन लेना है तो हमें क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे, कितना हमें लोन मिल सकता है, क्या जो है हमें क्राइटेरिया ध्यान रखना है, किस तरह से हम जो है अच्छे तरीके से इस लोन को ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बैंक्स या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आता है अपने को कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है।
क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं लोन लेने के लिए। तो साथियों, पहले यदि हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन सिटीजन होने चाहिए, है ना, सबसे पहला। तो उसका आपके पास कोई ना कोई, मैं इसके साथ में डॉक्यूमेंट भी आपको डिस्कस करता जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। एक तो आपका अपने आइडेंटिटी के लिए, तो आइडेंटिटी के लिए जनरली जो है पैन कार्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ की बात आती है, तो एड्रेस प्रूफ में आप कई तरह के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मोस्टली बैंक जो है उसको एक्सेप्ट भी करती है, वो है अपना आधार कार्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे एड्रेस प्रूफ हैं, जिसमें वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट, है ना, बैंक स्टेटमेंट, इनको भी हम एज ए एड्रेस प्रूफ जो है दे सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपकी इंडियन सिटीजन की होनी चाहिए, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको डिस्कस किया। दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका 18 इयर्स की एज से ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी साथियों बताना चाहूंगा कि किसी भी बैंकिंग लोन के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो वो है आपका इनकम प्रूफ। आपका एज वाला क्राइटेरिया जो है, कोई भी बैंक पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो उससे असेसमेंट करने लगती है। इसके लिए कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यदि मैं इनकम प्रूफ की बात करूं, तो इनकम प्रूफ में दो तरह के पर्सन्स आपको मिलेंगे। एक तो सैलरीड पर्सन्स रहेंगे और एक अपना बिजनेस पर्सन्स है ना। दो ही तरह के लोग होते हैं। अपना एक तो सैलरीड क्लास रहेगा और एक अपना बिजनेस क्लास होगा। जो व्यक्ति सैलरीड क्लास है उसमें सबसे पहला उसका है 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, है ना। इसके अलावा उसका जो है 3 इयर्स ITR एंड फॉर्म 16। ये इनके बेसिस पे बैंक जो है आपका अंदाजा लगाता है कि आपकी जो है सैलरी कितनी है। और मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और इससे आपकी कंसिस्टेंसी बैंक देखती है कि लास्ट 3 इयर्स में जो है आपकी इनकम जो है कितनी रही, क्या वो कंसिस्टेंट रही, कहीं एकदम से जंप तो नहीं हुई। तो उसको एवरेज आउट करके और बैंक एक अपना असेसमेंट लेता है ना। तो ये आपने देखा, ये एक व्हीकल लोन्स के लिए एलिजिबिलिटी है। और एक जो है, अपने को उसको एलिजिबिलिटी नहीं मान सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो हमें यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो है उसका परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन। क्योंकि हम व्हीकल लोन्स ले रहे हैं तो कोई ना कोई, जैसा मैंने बताया, कोई भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 5 व्हीलर्स के लिए लोन के लिए परचेज कर रहे हैं, तो जिस भी डीलर से हम परचेज कर रहे हैं उससे हमें कोटेशन लेना होगा। उस कोटेशन में उस व्हीकल के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि वो व्हीकल कितने का है, मतलब कौन सा है, और अमाउंट कितने का है वो, है ना। उसके अंदर अमाउंट भी मेंशन होगा और आपका नाम से मेंशन किया जाएगा कि भाई फलाना आदमी है, उसके लिए ये व्हीकल है और ये अमाउंट उसमें दिया हुआ है। तो साथियों, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि क्या क्या लोन्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको रहती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इस व्हीकल लोन्स के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ती है। और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, आपने लगभग एक अपना मानस बना लिया कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ व्हीकल लोन्स के लिए। लेकिन क्या मेरा लोन जो है, आपको दिमाग में आएगा कि क्या वो लोन जो है मेरे को अप्रूव होगा या नहीं होगा। इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं, है ना।
साथियों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति एक्स है जिसकी इनकम जो है बैंक ने एक लगभग असेसमेंट किया कि 1 लाख रुपए पर मंथ आ रही है ना। तो साथियों जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक जनरल एक थंब रूल है कि बैंक ये मान के चलती है कि आपकी 50% जो है आपकी सैलरी का आप ईएमआई के अंदर दे सकते हो। इट्स ए मैक्सिमम अमाउंट है ना, मैक्सिमम में, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है। तो आपको एक थंब रूल बना के चलना है कि हम जो ईएमआई पे कर सकते हैं वो 50,000 तक ही कर सकते हैं। यदि इससे ऊपर का कोई व्हीकल लोन का अमाउंट जा रहा है तो बैंक उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है ना। तो अब जैसे व्हीकल लोन्स में हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसे आपने कोई भी एक टाटा एल्ट्रोस गाड़ी है वो परचेज करने का मानस बनाया और जिसका इनवॉइस जो है वो 8 लाख का है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ मैं ले रहा हूँ, है ना। और इसमें जो है एक चीज व्हीकल लोन्स के अंदर रहती है, वो रहती है मार्जिन। वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जनरली 15 से 30% तक लिया जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ में ले रहा हूँ कि बैंक ने जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे 25% मार्जिन जो है डिसाइड किया। तो 8 लाख में से 25% यदि मार्जिन में घटाता हूं तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी जो है वो कितनी बनती है, 6 लाख की बनती है ना। अब आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, बैंक की पॉलिसीज के बेसिस पे बैंक डिसाइड करती है कि हम ये जो लोन है वो आपको 5 साल के लिए दे रहे हैं, है ना। और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड होता है कि आपका 10% पे दिया जाएगा। तो साथियों इस एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि 6 लाख का लोन 5 साल के लिए 10% पे दिया जाता है तो आपकी ईएमआई जो है वो पर मंथ पर निकल करके आएगी 12,749 रुपए। ये आपको जो है हर महीने जो है ईएमआई पे करनी पड़ेगी। मैं आपको आने वाले वीडियो में इस ईएमआई पर भी आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दूंगा जिसमें आपको ईएमआई का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से यूज होता है, क्या हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसके बारे में एक हम डिटेल्ड वीडियो के साथ आपको बताएंगे इसके बारे में, है ना। तो आपने देखा कि 12,749 रुपए मैं ईएमआई पे कर सकता हूँ। मतलब मेरे को ईएमआई 12,749 रुपए मेरे को देनी होगी। और मेरी इनकम के हिसाब से बैंक ने पाया कि आप मैक्सिमम 50,000 की जो है ईएमआई पे कर सकते हो, तो ये लोन जो है आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं पे इस व्यक्ति ने यदि कोई हाउसिंग लोन पहले से लिया हुआ है, क्योंकि बैंक जो है सारे लोन्स को क्लब करके देखती है, और यदि उन्होंने पाया कि यहीं पे ये जो है 45,000 ईएमआई ऑलरेडी पे कर रहे हैं उस घर के लिए, जो है इनका कोई लोन चल रहा है 45,000 यदि ईएमआई ऑलरेडी अवेल्ड है, तो यदि हम इन दोनों को क्लब करेंगे तो वो अमाउंट जो है वो 50,000 से ऊपर जा रहा है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, है। तो ये एक हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको समझा कि हमें जो है क्या मार्जिन्स का ध्यान रखना है, क्या पीरियड्स, क्या आरओआई, क्या ईएमआई, और किस तरह से इस लोन हमारे जो व्हीकल लोन है उनकी प्रोसेसिंग जो है की जाती है। साथियों में यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया लोन अमाउंट का, तो लोन अमाउंट का कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है ऑल्दो, लेकिन मिनिमम जो है वो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये पीरियड के लिए जरूर बैंक जो है मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड पे आती है। तो जनरली जो है बैंक जो है 1 साल मिनिमम पीरियड के लिए देती है और मैक्सिमम जो है वो पीरियड जो है 7 साल तक दिया जाता है ना।
तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि हम कोई भी ईएमआई का जब भी आप कैलकुलेशन करें तो इनको भी ध्यान में रखकर करें। और इसमें जनरली जो आरओआई है, मतलब मैं एक टेंटेटिव की बात कर रहा हूँ, ये आपके प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा, किस तरह से जो है ये जाता है। तो ये 9 से 15% एक मैं एक क्राइटेरिया ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ एनबीएफसी जहाँ पे लोगों के प्रोफाइल मैच नहीं करते, इनकम सोर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन सैंक्शन करती है, लेकिन उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ये हमने बात करी कि इसमें क्या क्या जो है पीरियड और क्या क्या आरओआई जो है हमारे इस व्हीकल लोन्स में जो है लग सकती है। साथियों, इसके साथ में मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको इस चीज को बताया, ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी बैंक से कोई भी व्हीकल लोन ले रहे हो या किसी भी तरह का लोन ले रहे हो, तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने सेंक्शन लेटर में आप देखें कि बैंक ने हमें कितना लोन अमाउंट सेंक्शन किया है ना। हमें अपना लोन अमाउंट देखना है। इसके अलावा हमें अपनी उसकी आरओआई देखनी है कि किस आरओआई पे वो लोन सेंक्शन हुआ है। उसके अलावा बैंक जो है उस लोन को प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है, तो वो कितना प्रोसेसिंग फीस हमसे ले रही है। इसके अलावा अदर कोई चार्जेस, अदर चार्जेस तो बैंक से नहीं लिए, बैंक द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं, है ना। इसमें कई तरह के चार्जेस हो सकते हैं। जैसे व्हीकल लोन्स में जनरली जो चार्जेस होता है, एक होता है अपना फोरक्लोजर चार्जेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि फोरक्लोजर चार्जेस क्या होता है। फोरक्लोजर का चार्जेस का मतलब है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने, है ना, 5 साल के लिए लोन सेंक्शन करवाया, है ना, और उसके पास कहीं से पेमेंट आता है और वो चाहता है कि मैं इसको 3 इयर्स के अंदर क्लोज कराना चाहता हूँ, तो साथियों वो क्या करेगा, वो जो 5 साल की ईएमआई थी या जो बचे हुए 2 साल की ईएमआई थी वो पहले से पे करेगा। और यदि पे करेगा तो क्या होता है, बैंक जो है इसमें जो है उसको फोरक्लोजर चार्जेस की पेनल्टी लगा देता है कि आप इसको 2 साल पहले कर रहे हो तो आपको 1%, 2%, 3%, 4%, जो भी उनके सैंक्शन लेटर में मेंशन होता है, ये बैंक की बैंक टू बैंक पॉलिसी पर डिपेंड करता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे वेरी करता है। लेकिन हम यदि इस चीज को यदि देखेंगे तो हम बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं और इस चीज को हम उनके साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से हमें मिनिमम से मिनिमम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जनरली लोग जो है इस क्लॉज को देख नहीं पाते हैं, है ना। इसके अलावा हमें इसका पीरियड भी देखना है ना, कि हमें कितने पीरियड के लिए जो है ये लोन सैंक्शन किया जा रहा है। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बैंक ने आपको लोन 7 साल के लिए सैंक्शन कर दिया तो बट नेचुरल है कि आपकी ईएमआई तो लेट आएगी, लेकिन आपको उसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपको ये भी देखना है कि मैं 5 साल के लिए लोन देख रहा था, तो मेरी ईएमआई जो है वो कम क्यों आ रही है। तो उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि बैंक ने आपको लंबे समय के लिए ये लोन सेंक्शन कर दिया हो, इसलिए ये ईएमआई कम आ रही है। तो हमें इन सारे एस्पेक्ट पर देखना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान रखोगे तो आप अपने व्हीकल्स लोन या उसके रीपेमेंट को लेके कभी चिंतित नहीं हो पाओगे। और कभी आपको बैंक से और आपको अपने आप से ग्रीवेंसेस नहीं होगा कि हमने इन चीजों को पहले नहीं देखा। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग पहले नहीं देखते हैं और बाद में जो है फिर उनको बैंक की कमी दिखती है। इसलिए साथियों, ये जो मैंने एस्पेक्ट आपको आज व्हीकल लोन्स के बारे में बताया, मैंने आपसे टाइप ऑफ लोन्स के बारे में डिस्कशन किया, इस इंडस्ट्री के बड़े होने को आपको बताया कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और हमें
इस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसका असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, हम किस तरह से जो है अपनी ईएमआई का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको व्हीकल लोन्स के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।